मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है ज्योतिष की, वहां पर हमको पूरी तरह से हाथ से षडबल निकालना सिखाया जाता है। किस तरह से आप जन्म कुंडली को देख करके षडबल निकालो। तो षडबल एक बहुत बड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन है। एक नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 105 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जो कि हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए वार्षिक एवं मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट का होने वाला है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जिससे आप अपने आने वाले जीवन को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ जो अभी हमारा संडे का प्रोग्राम अपलोड हुआ था निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, उसमें कुछ सरप्राइज की सूचना आप सभी दर्शकों के लिए दी गई है, तो जाकर के अवश्य ही उस प्रोग्राम को भी चेक कर लीजिएगा ताकि आपका भी कुछ फायदा उस कार्यक्रम के माध्यम से हो सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये संकेत पुसदकर जी का है। इन्होंने बोला है कि सर मेरी राशि कुंभ है, अभी सेकंड फेज चल रहा है, बट मेरा लग्न मेष राशि का है, तो क्या जब मेष की 7.5 शुरू होगी तो क्या मुझे फिर से 7.5 लग जाएगी? देखिए, ये लग्न से आप गोचर का विचार कर रहे हैं। मुख्यतः 7.5 जो होती है वो एक शनि के गोचर है, वो एक तरह का शनि का गोचर है। जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में आपकी राशि पर और आपकी राशि से अगली वाली राशि पर जब संचरण करते हैं तो आपको शनि की 7.5 लग जाती है। वैसे तो जो प्लैनेट्स स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, इनके गोचर को आपको लग्न से भी देख लेना चाहिए, लेकिन 7.5 का जो विचार है वो मुख्यतः आपको चंद्रमा से ही करना चाहिए, क्योंकि 7.5 मेनली यदि देखा जाए तो आपको मानसिक अशांति देती है, मन, और मन का कारक चंद्रमा होता है। इसीलिए जो भी प्रभाव पड़ता है शनि की 7.5 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके चंद्रमा पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है। तो आपको चंद्र राशि के हिसाब से यानी कि अपनी कुंभ राशि के हिसाब से ही देखना चाहिए, और कुंभ राशि के हिसाब से आपकी शनि की 7.5 का ये लास्ट फेज होने वाला है मार्च मंथ के बाद में, और आने वाले 2.5 साल के बाद में आपकी शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। जब मेष को 7.5 लगेगी तो वो आपके लिए 7.5 के लिए काउंट नहीं की जाएगी। शनि की 7.5 चंद्रमा को लगती है। आपके मन में विचार गलत आते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आपके मन में आते हैं जिन पर आप एक्शंस लेते हैं और आपको नुकसान का सामना करना होता है। तो ये मन का खेल है कहीं ना कहीं 7.5, तो इसको आप चंद्रमा के आधार पर ही देखिए। बाकी अदर चीजें जो है उसका आप विचार जब लग्न से गोचर को लगाएं तो कर सकते हैं, लेकिन 7.5 आपके चंद्रमा को ही लगती है। तो कुंभ राशि पर यदि आपको 7.5 के 5 वर्ष निकल गए हैं तब केवल और केवल 2.5 वर्ष ही आपको देखने हैं। मेष की 7.5 को आप अपने लिए काउंट मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मुकुंद शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम, यदि शुक्र मार्केश हो और तो क्या शुक्रवार के दिन जब दान के लिए कहा जाता है सफेद वस्तु के लिए, तो क्या किसी गाय को भी सफेद चीज डाल सकते हैं जैसे कि आटा खाने के लिए, या वो सफेद वस्तु किसी को दान ही देना है तो बेहतर है? दोनों ही आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अन्य उपाय बता देता हूँ। 3 तरह का अनाज या सप्तधान्य मिलाकर के कबूतरों को खाने को दिया करिए शुक्रवार के दिन। गाय को भी कोई सफ़ेद वस्तु आप खाने को दे सकते हैं, और किसी व्यक्ति को भी आप किसी मंदिर में भी आप किसी सफ़ेद वस्तु का कर सकते हैं, दान कर सकते हैं आप। जैसे दूध की ज़रूरत मंदिर में होती है, दही इत्यादि की ज़रूरत मंदिर में होती है, तो आप इसका दान कर सकते हैं। हाँ, यदि आप ये पूछ रहे हो कि आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं या 2 में से कोई एक ही ऑप्शन है, या तो आप गाय को देंगे या आप मंदिर में दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप मंदिर में देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वहाँ, गाय को देना चाहते हैं तो वहाँ।
आपने कहा है कि किसी गाय को भी सफेद चीज डाल सकते हैं, जी बिल्कुल डाल सकते हैं। गाय में भी गौ सेवा से भी गुरु और शुक्र दोनों ही बली होते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, गाय को भी डाल सकते हैं। और दोनों में से किसको देना बेटर है, तो कंपैरिजन की बात उपायों में नहीं होगी, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। गाय की भी महत्ता बहुत डिफरेंट है, जो कि मैंने अपने पॉडकास्ट में बताई है, आप चाहें तो जाकर के सुन सकते हैं। और जो मंदिर में या किसी और व्यक्ति को दान देने की, तो उसकी भी महत्ता अलग होती है। तो कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों ही अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं और दोनों से ही आपके शुक्र के उपाय हो जाएंगे। तो भी आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप तीनों ही चीज़ों को कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई एक करना चाहें तो तीनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये हर्षिता शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, षडबल में रैंकिंग का मतलब कि वह ग्रह सबसे ज्यादा कुंडली में स्ट्रांग है। देखिए षडबल का जो मैं चार्ट बना करके आपको दिखाता हूं, जब हम कुंडली देखते हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग षडबल आता है। डिटेल्ड षडबल बहुत ही रेयर सॉफ्टवेयर्स, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं वही कैलकुलेट कर पाते हैं। बाकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस पर षडबल आते हैं उनमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इसको आप रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो पर्वत आपको सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाई पड़ रहा है वो षडबल में सबसे ज्यादा बली है, और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो षडबल में सबसे कम बली है। अब यदि आप मोबाइल के एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की चर्चा करते हो तो उसमें भी षडबल आता है, बट मैंने कई कुंडलियों में लगा करके देखा है मोबाइल में, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है ज्योतिष की, वहां पर हमको पूरी तरह से हाथ से षडबल निकालना सिखाया जाता है। किस तरह से आप जन्म कुंडली को देख करके षडबल निकालो। तो षडबल एक बहुत बड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन है, एक कुंडली का षडबल निकालने में बहुत समय लगता है। तो मोबाइल के एप्लीकेशंस उतनी कैपेबल नहीं हो पाती हैं कई बार कि वो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट षडबल निकाल करके दे दें। तो आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में षडबल आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर दिखाते हो प्रोफेशनली, तो वो आपको एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट देते हैं, आपकी जन्म कुंडली देते हैं, उसमें वो डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। नंबर्स के पॉइंट में भी मेरे सॉफ्टवेयर में तो आता ही, आपने देखा भी होगा अगर आप कार्यक्रम देखते हो लंबे समय से। तो रैंकिंग तो वही होती है। अगर मोबाइल पर भी कोई नंबर 1 रैंक पर दिखा रहा है तो वो सबसे ज्यादा बली है, नंबर 5th रैंक पर दिखा रहा है तो वो थोड़ा सा कमजोर है। ये इस तरह से देखा जाता है। तो रैंकिंग का मतलब बिल्कुल वही है, जो सबसे ज्यादा रैंक पर होगा वो सबसे ज्यादा बली कहलाएगा। जिस तरह से क्लास में बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट आता है वो, जिसका रैंक फर्स्ट आता है वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जिसका सेकंड आता है वो उससे कम, थर्ड आता है वो उससे कम। तो ठीक उसी प्रकार से शेड्यूल में आप लगा करके देख सकते हो। और अगला प्रश्न जो है ये प्रिया यादव जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर D9 चार्ट में सेकंड हाउस में वीनस केतु कंजंक्शन है इन द साइन ऑफ एरीज, आई एम वर्गो असेंडेंट अकॉर्डिंग टू लग्न कुंडली। इनका कहना है कि इनकी जो लग्न कुंडली है वो कन्या लग्न की है, ठीक है। और जो इनका नवमांश है वहां पर द्वितीय भाव में शुक्र और केतु की युति है एरीज साइन में, यानी कि इनकी जन्म कुंडली जो है वो कन्या लग्न की है, और जो इनकी नवमांश कुंडली है वो मीन लग्न की है। सप्तम भाव जो जन्म कुंडली में आ रहा है वो नवमांश में लग्न में उदित हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि D9 के द्वितीय भाव में वीनस और केतु की युति है, यानी कि अष्टमेश, नवमांश का अष्टमेश धन भाव में जाकर के केतु के साथ में बैठा हुआ है। और कन्या लग्न की कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका भाग्येश और आपका धनेश शुक्र केतु के साथ में नवमांश के द्वितीय भाव में बैठा है, तो अच्छा ही है, आकस्मिक रूप से धन प्रदायक ही है, आकस्मिक धन लाभ के योगों को प्रदर्शित कर रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। फैमिली में यदि किसी को डायबिटीज इत्यादि है तो उसकी संभावनाएं आपको बनती है, मीठा कम खाया करिए, शुगर इंटेक पर नियंत्रण लगा करके रखिए। प्रिया नाम बताया है आपने। शुक्र दाम्पत्य के कारक हैं, चाहे स्त्री की बात हो चाहे पुरुष की बात हो। जब आपका विवाह होगा तो नवमांश कुंडली में शुक्र और केतु की युति का होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि नवमांश कुंडली में आपका शुक्र कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। अब मंगल को और देखना होगा क्योंकि एरीज में युति बनी हुई है, बट फिर भी नवमांश में शुक्र का पीड़ित होना दाम्पत्य के सुखों को कमजोर तो कर ही देता है। अब इसके लिए आपका जब भी विवाह हो बाकायदा आपको कुंडली का मिलान करके विवाह करना चाहिए, क्योंकि जो द्वितीय भाव है नवमांश का वो भी आपके कुटुंब को प्रदर्शित करता है। अब जब आपका विवाह हो जाएगा तो आप जिस घर में भी जाओगे, जहां बहू बन करके जाओगे, तो वो जो परिवार, वो जो कुटुंब है, वहां के जो लोग हैं वो आपका कुटुंब की तरह कंसीडर किए जाएंगे, जो आपका ससुराल होगा। अब अष्टमपति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना नवमांश कुंडली में, वो भी राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों के सहयोग में या कुटुंबी जनों के साथ में संबंधों में खराबी को प्रदर्शित करता है, या उनसे जो सहयोग मिलना चाहिए या उनकी और आपकी जो ट्यूनिंग बैठनी चाहिए वो ना बैठ पाए, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली का मिलान करके होना चाहिए। बाकी थोड़ा समझौता आपको जरूर दाम्पत्य में करना पड़ सकता है, दाम्पत्य के सुखों में करना पड़ सकता है।
बहुत ज़्यादा द्विअर्थी बोलने से आपको बचना चाहिए, यही मैं आपके लिए सलाह दे सकता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 105 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।